नमस्कारम एवरीवन। तो आज हम प्लांट किंगडम का माइंड मैप पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का माइंड मैप मैं पहले भी एक बार बना चुका हूं, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसी वजह से मैंने ये दोबारा बनाया। ठीक है, तो ये एक अपडेटेड वर्जन है प्लांट किंगडम के माइंड मैप का और इसमें पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर की गई है। ठीक, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बताया गया है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो कुछ सिस्टम बताए गए हैं, क्लासिफिकेशन करने के तरीके हमें बताए गए हैं, वो पढ़ने हैं। एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही कम कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब एक दो कैरेक्टर लेके क्लासिफाई कर दिया जाता है, बेस्ड ऑन वेरी फ्यू कैरेक्टर्स। गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये इक्वल वेटेज देता है, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस देता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। ठीक है, ये भी इसमें दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम है एक इसकी। ठीक है, क्योंकि देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो हैं वो इन्वायरमेंट से आसानी से इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चेंज हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जनरली चेंज नहीं होते हैं। ठीक, और ये इक्वल वेटेज देता था दोनों कैरेक्टर को, तो ये भी इसका ड्रॉबैक था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसका एग्जाम्पल है, जो कि लीनियस के द्वारा दिया गया था। आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों किंगडम थे इसमें। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड पे आते हैं हम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये काफ़ी चीज़ों को कंसीडर करता है, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब डिटेल्ड स्ट्रक्चर को, उसकी एनाटॉमी को मतलब अंदर के जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों को, एम्ब्रियोलॉजी को, उसके एम्ब्रियो की स्टेज को, और फाइटोकेमिस्ट्री यानी उसके अंदर पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उन सबको कंसीडर करता है ये। ठीक है, तो इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और बेंथम एंड हुकर जो है, इनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन जो था वो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एक तरह का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। ठीक है, एवोल्यूशन में कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस चीज़ पे ये बेस्ड होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है इसमें हम सेल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, जैसे क्रोमोसोम के कितने नंबर हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है, अरेंजमेंट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर है कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें हम प्लांट्स के केमिकल्स को यूज़ करके कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लांट को, जो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स हैं, उनको यूज़ करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो ये आसान भी है कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, बस याद रखिएगा ये जनरली प्लांट्स के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि जनरली ये प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पे। एक्चुअली ये फिफ्थ है, लेकिन नंबरिंग गलत हो गई है। तो ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर का यूज़ करके टैक्सोनॉमी करते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर में सारे कैरेक्टर्स को फीड कर दिया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर, मतलब जितने कैरेक्टर हम ऑब्जर्व करते हैं, जितने कैरेक्टर हमें दिख जाए किसी चीज़ के अंदर, उन सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, और एक ही समय में सारे कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करके क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, और सभी कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें एक ही टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये अच्छा रहता है। ठीक, तो ये सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो कि आपके सामने है। ठीक, तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्लांट्स आपको 5 तरह के पढ़ने हैं: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 तरह के प्लांट हमें पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं हम एल्गी से। ठीक, तो सबसे पहले हम एल्गी के जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, जो कि एल्गी के बारे में आपको पता होने चाहिए। जैसे हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय एल्गी। जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसका आधा जो है एल्गी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक, पोरफायरा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर ऑक्सीजन निकालते हैं, बेसिकली यही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है। ठीक है, तो आधा जो है टोटल का आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी के द्वारा किया जाता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगेसम आर एमंग 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी दैट आर एडिबल। यहाँ पे आपको बताया गया है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगेसम, इसी तरीके की 70 स्पीसीज मैरीन एल्गी की ऐसी हैं जो कि एडिबल हैं, जो कि खाने योग्य हैं। ठीक है, फिर एल्गी जो है हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं। हाइड्रोकोलाइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर वाटर जो है रुक सकता है, होल्ड कर सकते हैं वाटर को। ठीक है, तो हाइड्रोकोलाइड्स वाटर को रोक के रख सकते हैं। इसका 2 एग्जांपल दिए हैं, एल्जिन और कैरागिन। ये दोनों हाइड्रोकोलाइड्स हैं। जो एल्जिन है ये ब्राउन एल्गी से मिलता है, कैरागिन जो है रेड एल्गी से मिलता है। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना चाहिए।
फिर आता है क्लोरेला। क्लोरेला जो है यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इवन स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा, ठीक है, जो स्पेस में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके द्वारा भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फूड सप्लीमेंट मतलब होता है, सप्लीमेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा, आप जो खाने के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं जिससे आपके न्यूट्रिएंट्स जो है आपकी बॉडी में बने रहें, ठीक है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में अच्छे मात्रा में रहे, उसको हम सप्लीमेंट कहते हैं। तो ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक। अब आते हैं अगर पे। अगर जो है जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया नाम के एल्गी से मिलते हैं। इसका यूज़ क्या है? ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। तो अगर जो होता है बेसिकली उसको खा के माइक्रोब्स पे ग्रो कर जाते हैं, तो हम माइक्रोब्स आसानी से उस पर अगर के ऊपर ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। मेक आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी अगर यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये गैमीट्स से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली मोस्टली जो है जू स्पोर से होता है, ठीक। तो जनरली जू स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से में देखे जाते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीट बना के होता है। गैमीट कितने तरह के? 3 तरीके के, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस क्या होता है? दोनों गैमीट एक ही साइज के होंगे, एक ही तरह दिखेंगे, एक ही सेम साइज और सेम शेप के होंगे। एनआइसोगैमस में अलग अलग साइज के होंगे। ऊगैमस में क्या होता है? जो मेल गैमीट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट होती है वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, 3 तरह के गैमीट होते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो आइसोगैमस का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, इसमें आइसोगैमस टाइप का गैमीट बनता है। यूडराइना में एनाइसोगैमस टाइप का गैमीट बनता है, और वोल्वॉक्स और फ्यूगस में ऊगैमस टाइप का गैमीट बनता है। तो ये तीनों गैमीट जो है ये अच्छे से याद रखिएगा किसमें, और इसके एग्जाम्पल बेसिकली एग्जाम्पल क्योंकि काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, और एल्गी के जनरल फीचर हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम सेकेंड पेज पे आएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड पेज पे आएंगे, और सेकेंड पेज पे हमें पढ़ना है कि जो एल्गी है उसकी जो क्लासेस है वो पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पेज है, और टोटल 4 पेज का माइंड मैप था, ठीक है। तो एक हम पढ़ लिए हैं, बाकी 2 ये हैं, बाकी 3, तो बाकी हम हटा देते हैं और सेकेंड पेज अब पढ़ते हैं। तो एल्गी जो है हमें 3 तरह के पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया एल्गी जो है 3 तरह के, ये और ये वाला। ये है क्लोरोफाइसी, ये फियोफाइसी, और सॉरी ये फियोफाइसी, और ये वाला रोडोफाइसी, ठीक है। ये रोडोफाइसी, थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। एल्गी 3 तरह के हमें पढ़ने हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तीनों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से एग्जाम्पल और फीचर्स को याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी जो है नाम से ही लग रहा, क्लोरो जो है ग्रीन कलर का होता है, नहीं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफाइसी जो है इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसमें पिगमेंट क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो पिगमेंट इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे डिस्कॉइड हो गया यानी डिस्क के शेप का, प्लेट लाइक हो गया प्लेट के शेप का, कप के तरह का, रिबन के शेप का, और स्पाइरल शेप का। तो इसके क्लोरोप्लास्ट जो है कई अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। स्टोर्ड फूड जो है स्टार्च होता है, मतलब स्टार्च के फॉर्म में ये अपना फूड को, खाने को स्टोर करते हैं, ठीक। सेल वॉल में 2 लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। और इसके अलावा इसमें पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं, ये भी एक तरह की स्टोरेज बॉडी है जिसमें अंदर की ओर प्रोटीन होता है और बाहर स्टार्च की शीट होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पायरेनॉइड में प्रोटीन होता है, उसके अलावा स्टार्च होता है, ठीक है। ये पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में है क्लेमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो इससे आते हैं, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल, ठीक है। पायरेनॉइड भी पूछा जाता है, लेकिन तीनों एल्गी में ये चीज़ आपको ध्यान अच्छे से होना चाहिए कि पिगमेंट कौन सा है, स्टोर फूड क्या है और सेल वॉल कैसी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फियोफाइसी पे, और इस पर भी हम उन तीनों चीज़ों की बात करेंगे, ठीक। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपके पास पिगमेंट आ गया। तो जो फियोफाइसी है इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है ये क्लोरोफिल ए और सी है। इसके अलावा कैरोटेनॉइड पिगमेंट भी पाए जाते हैं और फ्यूकोजैंथिन में पाया जाता है, ठीक है। फ्यूकोजैंथिन ही ब्राउन कलर को डिसाइड करता है कि ब्राउन जो है कितना गाढ़ा ब्राउन होगा या कितना हल्का ब्राउन होगा, इस टाइप से। कलर जो है फियोफाइसी का ये ओलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक हो सकता है, ठीक है। तो ओलिव ग्रीन कोई कलर होता है, उससे लेके
ब्राउन के कई तरह के शेड्स आ सकते हैं, हल्के से लेके गाढ़े तक, ठीक। स्टोर फूड क्या होता है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। तो मैंने बताया आपको पिगमेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर स्टोर्ड फूड क्या होता है, इसमें लेमिनेरिन और मैनिटोल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, साथ में शीट होती है एल्जिन की, मतलब सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और उस सेल वॉल के ऊपर एक चादर टाइप की होती है, किस चीज़ की, एल्जिन की, ठीक। तो सेल वॉल आप कह सकते हैं सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है, ठीक है। बोथ गैमीट एंड जू स्पोर्स, अब इसमें जू स्पोर्स बनते हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, और गैमीट बनते हैं, और दोनों गैमीट और जू स्पोर जो है दोनों के दोनों पियर शेप्ड होते हैं, ठीक है, जिसको आप पायरीफॉर्म भी कहते हैं। ये पियर शेप्ड होते हैं, हैव टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजला, और दो फ्लैजला होते हैं जो कि लेटरली अटैच्ड होते हैं, मतलब साइड की ओर निकले होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये बॉडी है तो फ्लैजला थोड़ा ऐसे साइड की ओर निकले रहेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, गैमीट और जू स्पोर दोनों फ्यूफाइसी में जो होते हैं ये पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप होते हैं, और दो फ्लैजला पाए जाते हैं इन पे। एग्जाम्पल्स में आ जाइए, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा फ्यूफाइसी जो है, इसकी बॉडी जो होती है इस तरह का कुछ है, मान लीजिए फ्यूफाइसी, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट मतलब जैसे जो नॉर्मल पेड़ होते हैं उसमें रूट्स होती हैं, रूट जो होती है वो ज़मीन से चिपका के रखती है ना प्लांट को, वैसे ही होल्ड फास्ट यहाँ पे होता है जो कि ज़मीन से चिपका के रखता है इस प्लांट को। इस टाइप होता है और लीफ के तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो फ्यूफाइसी की जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड, ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफाइसी में मैंने आपको बताया था पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल, अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे भी आपको पिगमेंट, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल, ये तीनों अच्छे से याद रखना है, ठीक। और एग्जाम्पल्स तो सबके याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अब आते हैं रोडोफाइसी पे। तो रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। इसमें पिगमेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और डी होता है, आर फाइक्रोइरिथ्रिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक। ओनली ऊगैमस गैमीट्स आर फाउंड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोडोफाइसी में सिर्फ ऊगैमस टाइप के गैमीट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम, ये 4 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्यों, बिकॉज दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। पानी किस लिए चाहिए, मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक। तो इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। जैसे एम्फीबियंस होते हैं वो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, वैसे ही ब्रायोफाइट्स जो है इनको भी पानी की जरूरत है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है इनकी गैमीटोफाइट होती है, यानी एन होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट में, मेल जो है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको आर्चिगोनियम कहते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी आर्चिगोनियम, ये फ्लास्क शेप होता है, ठीक है। इसका शेप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है या जो आर्चिगोनियम है वो किस शेप का होता है, तो फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे स्फैग्नम जो होता है ये प्रोवाइड पीट नाम का एक सब्सटेंस इससे मिलता है, ठीक है। एक तरह का ये ब्रायोफाइट ही है स्फैग्नम, मॉस है एक तरह का, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइट जो है इसमें 2 कैटेगरी हमें पढ़नी होती है, ठीक है। तो एक तरह का मास है ये स्फैग्नम, मास बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एक तरह का ये मॉस है, ठीक है। तो प्रोवाइड पीट, ये पीट प्रोवाइड करता है। और पीट क्या करता है, यूजेस इसके याद रखने हैं आपको, ये फ्यूल के तरह के यूज़ किया जाता है। पीट जो होता है एक तरह का फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसको जला सकते हैं, इससे खाना बना सकते हैं। इसका नाम पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी जो है वो थोड़ा सा रुकता है, इस वजह से इसको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर हो गए। अब हम ब्रायोफाइट में भी 2 अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। आते हैं अगले पेज पे। तो ये है हमारा 3rd पेज और इसमें हमें ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो ब्रायोफाइट्स हमें 2 तरह के पढ़ने हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस, ठीक है। शुरू करते हैं लिवरवर्ट्स से। तो जो लिवरवर्ट्स होते हैं, थैलस इज डॉर्सी-वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, एक्चुअली एनसीईआरटी ऐसी ही लाइनें लिखता है, थोड़ी टफ होती है समझने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, थैलस जो होता है, थैलस मतलब जो बॉडी है लिवरवर्ट की, वो डॉर्सी-वेंट्रल होती है, थोड़ी पिचकी हुई होती है इस टाइप से, ठीक है। इस तरह की बॉडी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। क्लोजली अप्रेस्ड मतलब होता है लगी हुई होती है, एकदम पास में होती है, किस चीज़ से, सबस्ट्रेट के, मतलब जिस चीज़ से लगी हुई है, मतलब जैसे ज़मीन पे उगा हुआ है तो ज़मीन से एकदम पास में होगा ये,
ठीक है, जैसे रॉक पे उगा है तो रॉक के एकदम पास में होगा स्टेज से, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है वो डॉर्सिवेंट्रल होती है और क्लोजली अप्रेस्ड होती है, मतलब एकदम पास में होती है जिस चीज़ से उगा होता है, जहाँ पे ये उगा होता है उस जगह पे, ठीक है। तो मान लीजिए ज़मीन पे उगा है तो ज़मीन के एकदम पास में ऐसी बॉडी होगी, ठीक। तो ये लिखा हुआ है। अब लिवरवर्ट्स में जेमा पाए जाते हैं। जेमा क्या है? ग्रीन मल्टीसेलुलर बड्स होती हैं, ठीक है। डेवलप इन जेमा कप्स। जेमा कप्स नाम का स्ट्रक्चर होता है छोटा छोटा, उसी के ऊपर ये डेवलप करती हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जेमी होती हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक ही दिया है आपको, मार्केंसिया, ये याद रखना है लिवरवर्ट्स में, ठीक। अब आते हैं मॉसेस में। तो जो मॉसेस होता है इनके गैमेटोफाइट के बारे में आपको याद रखना है। देखिए लिवरवर्ट्स और मॉसेस जो होते हैं या कह लीजिए ब्रायोफाइट्स, इनमें दो स्टेज आती है। एक को कहते हैं गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड स्टेज होती है, एन वाली स्टेज होती है। एक को कहते हैं स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड स्टेज होती है या कह लीजिए 2n वाली स्टेज होती है, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट है मॉसेस में, ये इसके बारे में मतलब आपको दो चीज़ें याद रखनी है। गैमेटोफाइट जो होता है मॉसेस में, इसमें दो स्टेज होती हैं। एक होता है प्रोटोनिमा स्टेज, एक होता है लीफी स्टेज। जो प्रोटोनिमा है ये पहले बनता है, लीफी स्टेज थोड़ा सा बाद में बनता है। जो लीफी स्टेज है डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ही डेवलप होता है, ठीक है, लीफी स्टेज। बियर सेक्स ऑर्गन, इसके अलावा लीफी स्टेज जो है इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन निकलते हैं, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक। तो गैमेटोफाइट जो है मॉस का, इसमें दो स्टेज, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो है डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है और इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। इसका नाम बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है इसमें बडिंग होती है, उससे भी रिप्रोडक्शन हो सकता है वेजिटेटिव वाला। एग्जांपल है फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम। स्फैग्नम आपने पढ़ा भी, जिसको पीट मॉस कहते हैं, जिससे पीट मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो यहाँ गैमेटोफाइट स्टेज बताई गई है और यहाँ पे आपको बताया गया है स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर दें, हाँ अब दिख रहा होगा। जो ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट स्टेज होती है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों में, ठीक है। ये इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। तीन पार्ट कौन से हैं? फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। तो अभी आपने डिवीजन एक बार और पढ़ा था फ्यूफाइसी में, जिसमें आपने पढ़ा था होल्ड फास्ट इस टाइप ऑफ फ्रॉन्ड, तो वो फ्यूफाइसी का था। यहाँ पे स्पोरोफाइट के बारे में बताया गया। स्पोरोफाइट जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं फुट, एक को सीटा और एक को कैप्सूल, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट के बारे में आपको याद रखना है। तो हमारा ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने एल्गी पढ़ लिया, ब्रायोफाइट पढ़ लिया, अब बारी आती है टेरिडोफाइट की। टोटल 5 पढ़ने थे, हमने 2 पढ़ लिए हैं, ठीक है। तीसरे पे आ गए हम, जो कि है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में भी 2 तरह के प्लांट यहाँ पे एनसीईआरटी में बताए हैं आपको, हॉर्सटेल और फर्न्स। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अभी तक जो भी प्लांट्स हमने पढ़े यानी एल्गी और ब्रायो, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं था। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है एल्गी ब्रायो में नहीं था। टेरिडो में सबसे पहले जाइलम फ्लोएम हमें देखने को मिला, ठीक है। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू। मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। तो आपने अभी देखा था ब्रायोफाइट्स में क्या था, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, यहाँ पे स्पोरोफाइट है। थोड़ा कंपेयर करके पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। 2 तरह की लीफ पाई जाती है टेरिडोफाइट में। कुछ लीफ जो होती है छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, स्मॉल और लार्ज। जो छोटी लीफ होती है इनको माइक्रोफिल कहा जाता है, जो बड़ी लीफ होती हैं इनको मैक्रोफिल कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया है माइक्रोफिल किसमें, सेलेजिनेला में छोटी लीव्स पाई जाती हैं और मैक्रोफिल फर्न में बड़ी लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो 2 तरह की लीफ इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आ जाओ, स्पोरेंजिया मतलब स्पोरेंजिया मतलब ऐसा बास्केट या फिर कह लीजिए ऐसा थैला एक जिसमें स्पोर बनते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया आर ऑन स्पोरोफिल। अब जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल्स पे होते हैं। स्पोरोफिल्स जो है मे फॉर्म कोन। अब स्पोरोफिल जो है वो आपस में अरेंज हो सकती हैं, आपस में एक ग्रुप बना सकती हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं कोन, ठीक है। तो स्पोरेंजिया यानी जिसमें स्पोर डेवलप होता है वो स्पोरोफिल नाम की पत्ती पे होता है और स्पोरोफिल जो होती हैं वो कोन बना सकती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं बनाएंगी ही, मे फॉर्म कोन एनसीईआरटी ने लिखा है। ये जब आपस में अरेंज होकर ग्रुप बना लेती हैं तो उसको हम कोन कहते हैं, ठीक है। कोन किस में देखने को मिलता है, सेलेजिनेला और इक्विसेटम में। एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। सेलेजिनेला और इक्विसेटम में हमें कोन देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट में ये प्रोथैलस होता है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा था एक मिनट, अभी आपने मॉसेस पढ़ा था, इसके गैमेटोफाइट का नाम क्या था, प्रोटोनिमा, ठीक है, और लीफी स्टेज।
यहाँ पे आपने टेरिडोफाइट पढ़ा, इसके गैमेटोफाइट का नाम क्या है? प्रोथैलस। ठीक है, तो बेसिकली प्रोथैलस कुछ नया नहीं है, ये गैमेटोफाइट है। ठीक है, अभी आपने एक बार और इसके पहले भी पढ़ा था गैमेटोफाइट, और आप दोबारा पढ़ रहे हैं गैमेटोफाइट। ठीक, तो टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट होगा उसको हम प्रोथैलस बोलेंगे। ये फ्री लिविंग होता है, मतलब अकेले रह सकता है, वेरी स्मॉल और इनकॉन्स्पीशियस, बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, इनकॉन्स्पीशियस मतलब जो कि दिखे ना, या कह लीजिए जिस पे आपका ध्यान ना जाए। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही इनकॉन्स्पीशियस होता है। ठीक है, अब आते हैं इधर, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। अब यहाँ पे भी वाटर चाहिए। अभी आपने ब्रायोफाइट पे पढ़ा था कि एम्फीबियन कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, क्यों? क्योंकि वाटर चाहिए होता है। टेरिडोफाइट्स को भी वाटर चाहिए होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए। टाइप ऑफ स्पोर, अब टेरिडोफाइट में दो अलग अलग तरह के स्पोर्स बन सकते हैं, या फिर हो सकता है एक ही तरह के स्पोर बने। होमोस्पोरस, जो ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, उनको होमोस्पोरस कहा जाता है। हेट्रोस्पोरस मतलब ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, उनको हम हेट्रोस्पोर कहते हैं। तो जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, इनमें टू टाइप्स ऑफ स्पोर, दो तरह के स्पोर बनते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर, ये दोनों तरह के अलग अलग स्पोर है। ठीक है, एग्जाम्पल है सेलेजिनेला और साल्विनिया। ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछा गया है आपके टेस्ट में और नीट के एग्जाम में, कि सेलेजिनेला और साल्विनिया मतलब कौन से ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो कि हेट्रोस्पोरस हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है, क्योंकि होमोस्पोरस का एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया नहीं है, हेट्रोस्पोरस का आपको एग्जांपल दिया गया है। तो हेट्रोस्पोरस का अच्छे से एग्जांपल याद रखिएगा कि सेलेजिनेला और साल्विनिया ये दोनों हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, अब आते हैं क्लासेस। तो टेरिडोफाइट को एनसीईआरटी ने 4 क्लासेस में बांटा है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम, ये तो मिलता जुलता है, आसान याद कर लीजिएगा। लाइकोप्सिडा में है लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला। ठीक है, स्फेनोप्सिडा में है इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियांटम। ये चारों एग्जांपल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और किस क्लास का कौन सा एग्जांपल है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रायोफाइट खत्म और टेरिडोफाइट खत्म। ठीक, तो ये पॉइंट्स है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफ़ी आपके इससे आते हैं कि प्रोथैलस क्या होता है, ठीक है, और प्रोटोनिमा क्या होता है मॉसेस में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आपको पूछे जाते हैं। जेमा क्या होता है, ठीक है, और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कई बार पूछा गया है। तो सेलेजिनेला और साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस है। यहाँ पे होमोस्पोरस में लिख देते हैं हम कि सिर्फ एक ही तरह का स्पोर होता है, ये चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, सिर्फ एक तरह का स्पोर होता है। ठीक, तो हाँ अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ एक तरह के स्पोर, वो होमोस्पोरस होंगे, जिनमें दो तरह के स्पोर वो हेट्रोस्पोरस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रायो और टेरिडो। अब चलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं। तो अब हम आ गए अपने आखिरी पेज पे, और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनमें नेकेड सीड पाया जाता है, मतलब जो सीड होता है उस पर कोई कवरिंग नहीं होती। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा मतलब होता है सीड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का नाम ही वही है कि नेकेड सीड पाया जाता है इनमें। अब इनमें एक तरह की स्पेशल रूट्स पाई जाती हैं जिसे कोरोलॉइड रूट्स कहा जाता है। ये ऐसी रूट्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, तो कोरोलॉइड रूट एक स्पेशल तरह की रूट होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है आपको साइकस। तो साइकस रूट्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आर कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है सी से कोरोलॉइड और सी से साइकस। ठीक, तो याद रखना आसान है। अब सिम्बायोटिक रिलेशन भी बनाते हैं जिम्नोस्पर्म, जैसे फंजाई और रूट ऑफ पाइनस, ये दोनों मिलकर माइकोराइजा बनाते हैं। तो आपने लाइकेन और माइकोराइजा पढ़ा होगा। यहाँ पे माइकोराइजा के बारे में आपको बताया गया है। लाइकेन क्या था? फंजाई और एल्गी के बीच का रिलेशन। माइकोराइजा क्या है? फंजाई और पाइनस की रूट के बीच का रिलेशन। और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, मतलब इसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, फंजाई को भी और पाइनस को भी। ठीक, ऑल आर हेट्रोस्पोरस। तो अभी आपने पहले थोड़ी देर पहले मतलब टेरिडोफाइट पढ़ा था। टेरिडोफाइट में आप देखा होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों तरह के होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स अगर आप बात करें तो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब दो अलग अलग तरह के यहाँ पे मतलब वो बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं।
अब कोनीफर्स जो होते हैं ये एक तरह के जिम्नोस्पर्म होते हैं और ये ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं जनरली, जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है, तो ऑब्वियसली ये पानी बचाना पसंद करेंगे। अब ये पानी कैसे बचाते हैं, इनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है, सुई के तरह की लीफ होती हैं। जैसे कि अगर इतनी बड़ी लीफ है तो इस पूरे लीफ में सनलाइट पड़ेगी और पूरे लीफ में जितने भी स्टोमेटा हैं उससे पानी निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये अपनी लीफ को इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, जैसे नीडल होती है, जैसे सुई होती है। इससे क्या होता है कि लीफ जो है उस पर बहुत ही कम रीजन पे ही धूप पड़ पाती है, ठीक, बाकी रीजन पे धूप नहीं पड़ती है, तो इनका पानी बचता है, ठीक है। संकीर्ण स्टोमेटा पाए जाते हैं, मतलब स्टोमेटा जो होते हैं लीफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर तक धसे हुए होते हैं। इससे लीफ जो है उस पर सरफेस पे स्टोमेटा अगर रहेंगे एकदम तो बहुत ही जल्दी ट्रांसपीरेशन होगा और पानी बाहर निकलेगा, लेकिन स्टोमेटा काफ़ी ज़्यादा अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। इसका नाम थिक क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल मैंने आपको बताया था एक तरह की वैक्स की लेयर होती है, ठीक है, वैक्सी लेयर होती है और इससे पानी जो है ऑब्वियसली आप देखते हैं वैक्स जो होता है वो पानी को मतलब आगे नहीं जाने देगा। अगर आप ऐसे वैक्स लगा दें तो पानी को आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये जो क्यूटिकल है वैक्सी लेयर होती है और इससे ये पानी बचाने में ये भी हेल्प करती है, ठीक। अब स्पोरोफिल्स जो होती हैं, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफिल पाए जाते हैं, अरेंज स्पाइरली, ये स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं और उससे कोन बनाती हैं। तो आपने पढ़ा था टेरिडोफाइट में, उसमें भी कोन बनता था, यहाँ पे भी कोन बनेगा। अब जो कोन है ये दो तरह का होगा, मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन जो होगा उसमें माइक्रोस्पोरोफिल होगा, ठीक है, और फीमेल कोन जो होगा इसमें मेगा स्पोरोफिल होगा, ठीक। जो गैमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में नॉट फ्री लिविंग नहीं होगा और हाईली रिड्यूस्ड होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, एकदम छोटा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट आप देख रहे हैं धीमे धीमे छोटा होता चला जा रहा है। टेरिडोफाइट में भी अभी आपने देखा था कि गैमेटोफाइट काफ़ी कम सेल का रहता है, ठीक है, काफ़ी छोटा रहता है। अब यहाँ पे भी हाईली रिड्यूस्ड, बहुत ही छोटा रहता है। एग्जाम्पल में आपको 3 दिए हैं, साइकस, पाइनस और जिंको। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। खासकर आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि कोरोलाइड रूट जो है साइकस में पाई जाती है और माइकोराइजा जो है ये पाइनस का एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ, ठीक। तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। आते हैं एंजियोस्पर्म पे। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंजियोस्पर्म काफ़ी छोटा सा है, तो छोटा सा क्यों है ये लिखा हुआ है। पहली बात तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपको याद रखना है वुल्फिया नाम का एक प्लांट है जो कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। अब ये देखिए, एवरीथिंग इन दिस टॉपिक इज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 का आप चैप्टर 2 देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जितनी भी चीज़ें इस टॉपिक में लिखी हैं सारी की सारी वही चीज़ें उस चैप्टर में लिखी हैं डिटेल में, ठीक। लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग जो लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो तो आप क्या करिएगा, उसी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं लिखूंगा तो पेज ही बढ़ना है और कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक पेज एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ नहीं होगा। तो आप जो लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्लास 12 में जाके आप मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा या फिर आप माइंड मैप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर। अब जो लोग सिर्फ 11th के लिए पढ़ना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हम 12th का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए मैं अभी तुरंत आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी से। अच्छा, एक काम करते हैं कि एंजियोस्पर्म अभी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी मैं वो डिटेल में अच्छे से पढ़ा दूंगा क्योंकि यही एक टॉपिक बच रहा है, तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं फिर एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट में चेंज होती है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से याद रखना है, ठीक है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना है, इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होना, इंटरचेंज करते रहना लगातार, ठीक। तो चेंज ऑफ गैमेटोफिटिक स्टेज टू स्पोरोफाइट एंड वाइस वर्सा मतलब उसी को उल्टा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, वाइस वर्सा थ्रू आउट जनरेशन, ठीक है। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब इसके बेसिस पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर हम देखें तो इसके बेसिस पे 3 तरह की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। तो 3 तरह की लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक होगा, ठीक है, अभी मैं सही कर दूंगा। हैप्लॉन्टिक मतलब ऐसे प्लांट्स इसमें होंगे जिनमें ज़्यादातर टाइम जो होगा लाइफ में वो एन स्टेज में रहेंगे, यानी हैप्लॉइड स्टेज में रहेंगे, ठीक है। डिप्लॉन्टिक जो प्लांट्स होंगे वो ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें ज़्यादातर टाइम जो होगा, मतलब 90% लाइफ जो होगी उनकी, वो उसमें 2n वाले स्टेज में रहेंगे, यानी डिप्लॉयड स्टेज में रहेंगे, ठीक है।
हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मतलब थोड़ा आधा आधा टाइम डिवाइड रहेगा, कुछ टाइम तक हैप्लॉन्टिक स्टेज में, कुछ टाइम तक डिप्लॉन्टिक स्टेज में, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है प्लांट जो है, कुछ प्लांट्स ऐसे हो जिसमें हैप्लॉन्टिक स्टेज 60% टाइम तक रहे और डिप्लॉन्टिक स्टेज 40% टाइम तक रहे, तब भी हम उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही कहेंगे। नहीं, 50-50 जरूरी नहीं है, 60-40 भी रहेगा तब भी हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही कहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हैप्लॉइड पे आते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हैप्लॉन्टिक स्टेज में क्या होता है, गैमेटोफाइट यानी एन स्टेज इज डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब ज़्यादातर टाइम तक रहती है, जिंदगी में 90% टाइम तक हैप्लॉइड स्टेज ही रहेगी। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लामेडोमोनास, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा और सम स्पीसीज ऑफ क्लामेडोमोनास तीनों एल्गी हैं, तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट यानी 2n स्टेज इज डोमिनेंट, तो जिंदगी में 90% टाइम तक हमारा 2n स्टेज रहेगी, ठीक है। एग्जांपल में जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, जितने भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है सारे, ठीक है। इसके अलावा फ्यूकस, ठीक, तो ये सारे डिप्लॉन्टिक है। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हो सकता है इसमें जिम्नो एंजियो में, लेकिन आप सारे याद रखिए, ठीक है। और फ्यूकस एक अकेला एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। जैसे आपने अभी एल्गी पढ़ा था, ये तीनों एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं। फ्यूकस जो है वो एल्गी है, लेकिन ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा, कुछ टाइम तक हैप्लॉइड वाली स्टेज होगी, कुछ टाइम तक डिप्लॉइड वाली स्टेज होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है 50-50 हो, 60-40% टाइम तक हो सकती है, जैसे 60% तक हैप्लॉइड स्टेज रही, 40% टाइम तक डिप्लॉन्टिक स्टेज रही, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स शो दिस लाइफ साइकिल, जितने भी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट हैं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल शो करते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी भी हैं जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इसमें एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, एक्टोकॉर्पस और केल्प। तो ये तीनों एल्गी जो है, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और केल्प, ये तीनों के तीनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और यहीं पे हमारा माइंड मैप कंप्लीट हुआ। अगर आप नीट के मतलब स्टूडेंट है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट, सिर्फ 11th के, तो 10 मिनट रुकिए और उस 10 मिनट में मैं आपको एंजियोस्पर्म पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म को हम पढ़ते हैं और यहीं से आपको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, एक सेकंड, ये ऊपर जो दिख रहा है इसको हम स्टमेन कहते हैं और ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये जो नीचे बना हुआ है इसको हम पिस्टिल कहते हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने मेल का साइन बना दिया है, यहाँ फीमेल का। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक, एंथर। पॉलन ग्रेन इसी के अंदर बनते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है। इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी पिस्टिल में। इस ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को कहते हैं स्टाइल और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ओवरी। ये 3 पार्ट आपके फीमेल वाले के, ठीक है। अब जो एंथर होता है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। ये एंथर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये माइक्रोस्पोर बनाता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर। और जो माइक्रोस्पोर है यही डेवलप होके पॉलन ग्रेन बना देते हैं, पॉलन ग्रेन। तो आपको पता चल गया पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, माइक्रोस्पोर में बनता है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये एंथर में होता है, ठीक। तो माइक्रोस्पोर ही जो होता है बेसिकली आगे चल के यही इसी के अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं और पॉलन ग्रेन बन जाता है, ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन है इसमें 2 गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, ठीक। और इसको हम गैमीटोफाइट कह सकते हैं, मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो होता है इसको हम मेल गैमीटोफाइट कह सकते हैं। तो हमारे पास मेल गैमीटोफाइट जो है वो पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन के अंदर 2 गैमीट्स होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा पॉलन ग्रेन बन गया। अब आते हैं बात करते हैं पिस्टिल की। जो पिस्टिल होता है इसके अंदर अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स। और मेगा, क्योंकि देखो मेगास्पोर की मदर सेल है तो क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी, ऑब्वियसली मेगास्पोर बनाएगी। और मेगास्पोर जो है इससे हमारा क्या करेंगे, ओव्यूल बनेगा, ठीक है। फीमेल गैमीटोफाइट बेसिकली बनेगा, जिसको आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और जो एम्ब्रियो सैक है ये हमारा फीमेल गैमीटोफाइट है, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमीटोफाइट। तो इतना समझ में आ गया।
यहाँ पे हमारा एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम था जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर ही आगे चल के पॉलन ग्रेन बना देते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं, इसके अंदर 2 मेल गैमीट होंगे। यहाँ पे ओवरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जिससे मेगास्पोर बनता है, जो कि आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाती हैं, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। अब देखो यहाँ तक हमारी बात हो गई, ठीक है। तो हमारा फीमेल बन गया, मेल गैमेट बन गया। अब जो एंथर है, जब इसमें पॉलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉलन ग्रेन इसमें बन गया है, तो ये पॉलन ग्रेन किसी ना किसी तरीके से स्टिग्मा पे आ जाएगा, ठीक है। स्टिग्मा पे आके गिरेगा, इसी को आप पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक। पॉलिनेशन आपने सुना होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन आ जाएगा, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब पॉलन जब स्टिग्मा पे आएगा तो मान लेते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारी स्टिग्मा है और इस पर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन आके गिर गए हैं, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, ट्यूब इसके अंदर से निकलती है, ये ट्यूब इस पे मतलब स्टिग्मा पे आते हैं, स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर चली जाती है, ठीक है। और ओवरी के अंदर ही जो होता है एम्ब्रियो सैक रहता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक, अब इसमें 2 मेल गैमीट है, मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट हैं, तो ये दोनों मेल गैमीट जो होता है इसी ट्यूब से होते होते एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है। एम्ब्रियो सैक कुछ इस तरीके से होता है, पॉलन का स्ट्रक्चर अभी जानना जरूरी नहीं है, 11th के क्लास में नहीं है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर 11th के क्लास में आपको जानना जरूरी है। तो एम्ब्रियो सैक कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ 3 सेल्स होती हैं जिनको हम एंटीपोडल कहते हैं, तो ये एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोई सेल नहीं है। और फिर यहाँ पे सेल्स होती हैं, और ये इस तरीके से 2 सेल हो गई और ये तीसरी सेल हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 सेल बनाई हैं, एक सेल ये, एक सेल ये और एक सेल ये। ये जो नीचे वाली दोनों सेल्स हैं इनको हम सिनर्जिड कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली सेल है इसको हम एग सेल कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी सेल है इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, तो ये हमारी सेंट्रल सेल है, इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये जो है इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, समझ में आया। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट का एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। अब इसमें सेल की गिनती करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये सेंट्रल सेल जो है यानी पूरी जो सेल है इसको हम 7 कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल 7 सेल है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक में हमारा 7 सेल होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है। और न्यूक्लियस की गिनती करो तो 1 न्यूक्लियस इस सेल का, एक इसका 3 4 5 6 और 2 न्यूक्लियस बीच में है, तो 7 और 8, तो 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट स्टेज बोला जाता है इसको, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियस क्योंकि बीच में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, ठीक। अब ध्यान दो फिर से, पॉलन ग्रेन में हमारे 2 गैमीट थे, ठीक है। दोनों गैमीट क्या होंगे, पॉलन ट्यूब से होते हुए इसके अंदर आ जाएंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। अब दोनों में से मान लेते हैं एक ये हमारा पॉलन ग्रेन है, इसमें 2 गैमीट। अब इसमें से जो एक गैमीट है वो जाके यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई में जाके फ्यूज़ कर जाएगा। और जो एक गैमीट है बचा हुआ ये जाके यहाँ पे एग सेल में फ्यूज़ कर जाएगा। जब एग सेल में फ्यूज़ होगा मेल गैमीट, एग सेल प्लस मेल गैमीट, यानी जब इनका फ्यूज़न होगा तो उसको हम सिनगैमी कहेंगे, ठीक है। और जो पोलर न्यूक्लियाई है जब इससे मेल गैमीट फ्यूज़ होगा, मेल गैमीट, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। अब सवाल आता है ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस यहाँ पे थे, एक मेल गैमीट आके फ्यूज हो रहा है, टोटल 3 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, तो इसी वजह से इसको ट्रिपल फ्यूजन कह देंगे, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे सिनगैमी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे एक जगह मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इनका फ्यूजन हो रहा है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, इसको हम सिनगैमी कहेंगे, ठीक है। सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन is a characteristic of angiosperms, ठीक, समझ में आ गया।
तो ये वो पार्ट था जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। 2-3 पॉइंट और लिखा हुआ है, उसके पहले आप इसकी क्या कहते हैं फ़ोटो ले लीजिए, और मैं भी इसका फ़ोटो लेके इसको इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो फ़ोटो लेने के लिए थोड़ा सा मैं फ़ोन को उठा देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो अब आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो 1-2 पॉइंट जो बचे हैं उसको भी जान लेते हैं। तो आपने देखा था 2 बार फ्यूज़न हुआ था, है ना। एक फ्यूज़न हुआ था हमारा एग सेल प्लस मेल गैमीट का, ठीक है, इसको हमने बोला था सिनगैमी। एक फ्यूज़न हुआ था हमारा पोलर न्यूक्लियाई का प्लस मेल गैमीट, ठीक है, वही नीचे लिख लीजिएगा आप, मेल गैमीट। इसको हमने ट्रिपल फ्यूज़न कहा था, ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक। तो सिनगैमी तो छोड़ दीजिए, इसको दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 फ्यूज़न हो रहे हैं तो इसी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सिनगैमी से कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन ट्रिपल फ्यूज़न जब हुआ तो हमारे पास जो चीज़ बनी उसको हम कहते हैं पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई बना वो 3N था, ठीक है ना, 3N। इसको हम पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं, या कह लीजिए पेन कहा जाता है, PEN, ठीक, पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और ये जो पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, ये जो पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, यही आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि आप कोकोनट में देख सकते हैं। जो कोकोनट का आप मिल्क पीते हैं, जो कोकोनट का जो पानी होता है आप पीते नहीं है उसको, मतलब सॉरी पीते हैं ना उसको, तो जो कोकोनट का पानी होता है बेसिकली एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पोलर न्यूक्लियस होता है, ट्रिपल फ्यूजन जब होता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जो 3N स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 न्यूक्लियस हो गए, उनको हम पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है, या पेन कहते हैं, और जो कि एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक। तो एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, आपने ये पढ़ा था स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स थी, बीच में 2 न्यूक्लियाई थे, ठीक है, नीचे ये सिनर्जिड्स थी और यहाँ पे ये था, ठीक है। अब ये जो दोनों सिनर्जिड हैं, ये सिनर्जिड और ये एग सेल है, तो ये एग है और ये दोनों सिनर्जिड हैं, इन दोनों को मिला के हम एग एपरेटस कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो एग एपरेटस में टोटल कितनी सेल, 3 सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम एग एपरेटस कहते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये इतना और आपको याद रखना होगा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं, मैं बता ही देता हूं क्या कहना है आपको, ठीक है। तो अगर आप बात करें जैसे एंजियोस्पर्म है, इनमें 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें 2 क्लास होती है, एक को कहते हैं मोनोकॉट, एक को कहते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट जो होता है इसमें एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है। मोनो मतलब 1, कॉट मतलब कॉटिलेडन। ये मोनोकॉटिलेडनस पूरा ही लिखा जाता है, जब पूरा लिखा जाता है तो मोनोकॉटिलेडनस लिखा जाता है, डाइकॉटिलेडनस लिखा जाता है। तो जो मोनोकॉट होता है इसमें एक कॉटिलेडन होता है, एक कॉटिलेडन। जो डाइकॉट होता है इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मोनोकॉट्स होते हैं, तो एक कॉटिलेडन होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और था, मुझे याद करने दो 1 सेकंड, ठीक है। तो हाँ, मतलब लीफ के बारे में पॉइंट था वो, वेनेशन, हाँ। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं इनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, जैसे मोनोकॉट की आप लीफ देखेंगे, कुछ इस टाइप की मान लेते हैं लीफ है, तो इसमें जो छोटी छोटी वीन्स होती हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे ऐसे पतले पतले धागे टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये आपस में पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे रहेंगे। ये अगर आपको कहीं इस तरह की लीफ दिखे तो आप कह सकते हैं वो मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है इसमें। वेनेशन क्या होता है, ये जो अंदर जो वीन्स होती हैं इनका अरेंजमेंट, ठीक है। जो डाइकॉट्स होते हैं इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, मान लेते हैं ऐसी लीफ है एक, इसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ये वाला तो अरेंजमेंट होगा ही, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे जाल टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा।
तो यहाँ पे मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन होता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होता है और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये इतना चीज़ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे था, जो कि ऑब्वियसली आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा होगा या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा होगा, इन सब में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई गई हैं। लेकिन अगर आप चाहते थे कि सिर्फ इस चैप्टर में हम रहें, आगे ना जाएं, 12th में ना जाएं अभी, तो 12th में अगर आप नहीं जाना चाहते थे तो बस यही इतना चीज़ें आपको और आनी चाहिए थी। ठीक है, तो बस यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। ये था हमारा चौथा पेज, ये तीसरा पेज, ये दूसरा पेज और ये पहला पेज। ठीक है, तो ये आपके चारों पेज हो गए और मिलते हैं अगले टॉपिक में। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।